लास्ट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से पूछा था कि ये कथन कि अर्थशास्त्र में किस नोबेल पुरस्कार विजेता से जोड़ा जाता है कि दमित स्फीति खुली स्फीति की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। तो ये कथन मिल्टन फ्रीडमैन का है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स और आज की जो प्रैक्टिस है ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस यानी लागत एवं आगम विश्लेषण से संबंधित है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक फर्म द्वारा किसी उत्पत्ति के साधन को खरीदने या रोजगार में आने वाली लागत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपकी अस्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत, परिवर्तनशील लागत या फिर स्थिर लागत। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागतें जो होती हैं वो मौद्रिक लागत का भाग होती हैं। ठीक है, मौद्रिक लागत के दो भाग होते हैं, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें, और एक तीसरा भाग भी आप इसमें जोड़ सकते हैं जिसे कहते हैं आप सामान्य लाभ। तो जो स्पष्ट लागतें हैं वे लागतें हैं जिन्हें उत्पादक को उत्पत्ति के साधनों को इकट्ठा करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना पड़ता है, जैसे कच्चे माल पर व्यय हो गया, मजदूरी, भूमि या भवन का किराया, ब्याज का भुगतान और परिवहन एवं विज्ञापन पर व्यय जो करता है फर्म का मालिक, वो सभी स्पष्ट लागतों में शामिल होता है। तो उत्पत्ति के साधन को खरीदने के लिए और रोजगार में देने के लिए जो लागत वो इस्तेमाल करेगा उसको स्पष्ट लागतें कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि उत्पादन लागत है किसी वस्तु के उत्पादन में किया गया समस्त व्यय, साहसी का लाभ, पूंजी का ब्याज या विक्रय मूल्य। तो उत्पादन लागत जो होती है वो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को दिया जाने वाला भुगतान होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले पर आ जाइए कि अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है क्योंकि इससे कम मिलने पर उत्पादन का साधन दूसरे विकल्प जो होता है श्रेष्ठ विकल्प में हस्तांतरित हो जाएगा, या फिर अवसर लागत को हस्तांतरित किया जा सकता है, या अन्य विकल्पों से मिलने वाली आय से कम होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हस्तांतरण आय है वो अवसर लागत और हस्तांतरण आय एक लगभग समान ही है, और जो अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है क्योंकि अगर इससे कम मिलेगा तो उत्पादन का साधन दूसरे श्रेष्ठ विकल्प में हस्तांतरित हो जाएगा। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस सर्वोत्तम विकल्प को मिलने वाली आय है जिसे छोड़कर आप आज कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं या उत्पत्ति का कोई भी साधन किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। किसी वस्तु की अवसर लागत उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प को कहते हैं जिसका उत्पादन इन्हीं उत्पत्ति के साधनों द्वारा और इसी लागत पर किया जा सकता था, लेकिन उसको ना करके व्यक्ति या फर्म दूसरी चीज़ को कर रहा है, इसलिए वो उसकी अवसर लागत होती है। यानी दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प अवसर लागत का मतलब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर है आपका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग उत्पादन की वास्तविक लागत होती है। समझ रहे हो कि जो व्यवहारिक दृष्टि से तो इस लागत का कोई महत्व होता ही नहीं है। जो कष्ट है या त्याग है या उसका आप अनुभव कर रहे हैं तो उसको मुद्रा के मापदंड पे तो व्यक्त किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो वास्तविक लागत है वो विचारधारा का अगर प्रतिपादन के संबंध में क्वेश्चन आता है तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अवसर लागत विशिष्ट साधनों में लागू हो सकती है, नहीं हो सकती है, या कभी हो सकती है और कभी नहीं हो सकती है। तो देखिए जो अवसर लागत है वो विशिष्ट साधनों में कभी भी लागू नहीं होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सारे ही लागतों के बारे में एक ब्रीफ सी नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे ही चैनल पर लागतें यानी कॉस्ट नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें सभी लागतों के बारे में आपको बताया गया है, उसे ज़रूर देखें। और वो आपको हमारे आई बटन पर भी क्लिक कर भी आप उस पर जा सकते हैं। इस प्रैक्टिस से पहले
या इस प्रैक्टिस के बाद आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर सुनें, आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्य निर्धारण सिद्धांत में सबसे अधिक आधार कौन सी लागत को माना जाता है। तो देखिए, जो मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है वो सीमांत लागत के आधार पर विकसित किया गया है। सीमांत लागत जो है वो मूल्य निर्धारण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर कि जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से होगी, अधिक, कम, बराबर या उपमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये कर्व बनाते हैं तो आप क्या, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट और ये आ जाता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत, ये देख लीजिए ऊपर जा रहा है, सीमांत लागत से अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला आ जाएगा कि आधुनिक लगान की धारणा का आधार क्या है। आधुनिक लगान की धारणा का आधार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिक लगान की जो धारणा है वो अवसर लागत पर आधारित है और अवसर लागत उस सर्वोत्तम विकल्प को कहते हैं या उस सर्वोत्तम जो चीज़ें, आप मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, आप कृषि कर रहे हैं तो आप किसी एक चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें जो आप उत्पत्ति के साधन लगा रहे हैं उन्हीं साधनों से आप दूसरी किसी चीज़ को भी उत्पादित कर सकते हैं जो आपने नहीं की। आपने अगर 2 वस्तुएं हैं ए और बी, ठीक है, 10 श्रम और 15 पूंजी की इकाई आप लगा रहे हैं, कुल 25 यूनिट। इधर भी आप यही लगाकर सेम आप दूसरी चीज़ का भी उत्पादन कर सकते थे। फिलहाल आप इतना जो 10 श्रम की इकाइयाँ और 15 पूंजी की इकाइयाँ लगाकर वस्तु ए का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें या इस चीज़ की जो डिमांड कम हो जाए, आपके मन में हो कि मुझे ये उत्पादित ही नहीं करना है, तो आप सेम उत्पत्ति के साधनों में वस्तु बी का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो क्योंकि आप ए को चुना और बी को छोड़ा तो ए के लिए जो अवसर लागत होगी वो वस्तु बी का उत्पादन होगी। ठीक है, और आधुनिक लगान की जो अवधारणा है वहाँ पर अवसर लागत को ही आधार माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। इसी अगर कोई ये तो उत्पादन के संबंध में हो गया, कृषि के संबंध में, ऐसे ही आप किसी फर्म के प्रोडक्शन में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप किसी व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल के संबंध में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसने बीएड भी कर रखा है और उसने अकाउंटेंसी का कोई कोर्स भी कर रखा है, तो उसे अकाउंटेंट और टीचर दोनों की जॉब मिल सकती है। लेकिन वो अकाउंटेंट की जॉब को त्याग कर टीचर के यहाँ जॉब टीचिंग की जॉब करता है, तो टीचिंग की जॉब के लिए उसकी अवसर लागत वो अकाउंटेंसी वाली पोस्ट होगी। या किसी व्यक्ति को 2 कॉलेज या 2 स्कूल में सर्विस मिल रही है, एक में तो उससे ये कॉलेज उसने ज्वाइन कर लिया और दूसरा छोड़ दिया, तो जो छोड़ा वो अवसर लागत होगी ज्वाइन करने वाले कॉलेज की। ठीक है, और वो उस कॉलेज में जब तक ही काम करेगा जब तक कि उसे इतनी सैलरी ना मिले जितनी वो छोड़ के आया था, उससे कम पर वो दूसरे कॉलेज में काम करेगा भी नहीं। ये होती है अवसर लागत। ठीक है, 8 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। जहाँ औसत लागत न्यूनतम हो, जहाँ औसत लागत अधिकतम हो, जहाँ औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो या कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि सीमांत लागत वक्र जो है वो औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले भी एक कर्व बना के दिखाए थे। देखिए, ये हो जाता है आपका एवरेज कॉस्ट औसत लागत, और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट वाला होता है वो नीचे से आता है। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर काटता है वो एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु होता है, सबसे नीचे होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटेगा तो औसत लागत वक्र का वो निम्नतम बिंदु होगा। ऑप्शन ए
राइट आंसर है। इसके बाद अगले पे आ जाइए कि पूंजी उत्पाद अनुपात से क्या आशय है। तो देखिए पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो एक अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच का संबंध होता है। जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपका उत्पादन की दर है उन दोनों के संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुल स्थिर लागत टीएफसी का उत्पादन दर के स्तर के साथ क्या संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है या कोई भी संबंध नहीं होता है। तो देखिए जो टीएफसी है या कुल स्थिर लागत है उसका उत्पादन दर के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। लेकिन जब आप एएफसी निकालते हैं यानी एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो आप टीएफसी को क्यू से भाग देकर निकालते हैं। लेकिन अगर दोनों को स्वतंत्र माना जाए तो टीएफसी का उत्पादन के स्तर से कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो टीवीसी है वो उत्पादन का फलन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 20। जब एक उत्पादक अपनी पूंजी या श्रम उत्पादन कार्य में लगाता है परंतु वो इसके बदले में कुछ नहीं लेता तो ये किस प्रकार की लागत का अंग होगा। जब कोई उत्पादक अपनी पूंजी या श्रम को उत्पादन कार्य में लगा रहा है और कुछ नहीं ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी आपकी अस्पष्ट लागतें। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अस्पष्ट लागतें जो होती हैं वो सन्निहित उत्पादन लागतें भी कहलाती हैं और इसमें उत्पादक के वो व्यय शामिल होते हैं जिनका उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता। जैसे उत्पादक ने खुद की दी गई सेवा में के बदले जो मजदूरी मिलती और स्वयं की पूंजी पर ब्याज या स्वयं की बिल्डिंग का किराया। मान लो कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसे 10 लोगों की ज़रूरत है, 9 उसने श्रमिक रख लिए और 10वां वो खुद काम कर रहा है, तो अपने लिए कोई उसमें से वो मजदूरी तो निकालेगा नहीं। लेकिन वो अगर वहाँ काम न कर कर कहीं दूसरी जगह काम करता तो उसे कुछ न कुछ वेतन, मजदूरी या कुछ तो प्राप्त होता, ठीक है। तो ऐसी लागत को आप अस्पष्ट लागत कहते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है अगला, हम थे क्वेश्चन नंबर 20 पर, अब आ जाता है 21। औसत लागत सदैव एक सी नहीं होती, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार, उत्पत्ति के नियम के अनुसार, बाजार की स्थिति के अनुसार या उत्पादक के व्यवहार के अनुसार। तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट है इसमें परिवर्तन उत्पादन के नियम, उत्पत्ति के नियमों के अनुसार इसमें जो है परिवर्तन आते रहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि लाभ तथा हानि की स्थिति को देखने के लिए किस प्रकार की लागत का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो लाभ और हानि आप देखते हैं तो आप एवरेज कॉस्ट से देखते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को इसका आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाभ और हानि की स्थिति देखने के लिए हमेशा ज़्यादातर औसत लागत या एवरेज कॉस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी वस्तु की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने के लिए कुल उत्पादन लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ये परिभाषा, ये वक्तव्य किस अर्थशास्त्री का है। तो देखिए ये कहा है प्रोफेसर रेनॉल्ड्स ने। सीमांत लागत के संबंध में उपरोक्त परिभाषा रेनॉल्ड की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत से संबंधित है। कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, संपत्ति का बीमा शुल्क और यातायात शुल्क। तो देखिए यहाँ पर संपत्ति का बीमा शुल्क जो है वो स्थिर लागत से संबंधित है। एक होती हैं स्थिर लागतें और दूसरी होती हैं परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें वो होती हैं कि जो उत्पादन के साथ घटती बढ़ती हैं या उत्पादन आप जब तक आप उत्पादन करते हैं तब तक वो आपको वहन करनी है, उत्पादन बंद कर देंगे वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन स्थिर लागतें ऐसी लागतें होती हैं
जो उत्पादन कम हो, ज़्यादा हो, बंद हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लागतें हैं ये फर्म को देनी ही देनी होती हैं। संपत्ति का बीमा शुल्क भी इन्हीं में से एक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 25 है कि सीमांत लागत को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो जो सीमांत लागत को व्यक्त करने वाला यहाँ पर सूत्र है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो होती है, ये कहना चाहिए जो अंतिम वस्तु को उत्पादित करने में व्यय किया जाता है वो जो होती है सीमांत लागत होती है। उसे निकालेंगे कैसे? मान लीजिए जो आपका टोटल कॉस्ट है n संख्या के लिए, है ना, उसमें से जब आप अंतिम इकाई की लागत को घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अंतिम इकाई की जो लागत थी आपकी सीमांत लागत कितनी है। तो सीमांत लागत को व्यक्त करने के लिए जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। टोटल कॉस्ट है TC का मतलब, और N मतलब उत्पादित इकाइयों की संख्या। भी सही है। इसके बाद है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत लागत बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, गिरेगी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी तो औसत लागत आपकी गिरती चली जाएगी। कारण है बड़े पैमाने की मितव्ययताएं। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो जो आपकी पूंजी है, जो आपके संयंत्र हैं, उनकी जो अप्रयुक्त क्षमता होती है वो प्रयोग में आने लगती है, जिससे औसत लागतें गिरने लगती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट निम्न के अंतर की लंबवत की दूरी के बराबर होंगे। तो जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो वक्र है उनके अंतर की दूरी के लंबवत बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपका वक्र बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हो जाती है ये, और ये आपकी हो जाती है ABC, ये वक्र आपने पढ़ा होगा, और ये दूरी होती है, ये आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट को बता देती है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है कि वास्तविक लागत की अवधारणा किसकी देन है। तो देखिए अभी पहले ही बताया मैंने, वास्तविक लागत की जो अवधारणा है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की देन है, और यहाँ पर उनमें से प्रमुख जो प्रतिष्ठित शास्त्री हैं वो है डॉक्टर मार्शल। अगर इंडिविजुअल नाम पूछा जाए तो वो हो जाते हैं डॉक्टर मार्शल। इसके बाद अगला है कि जब एवरेज कॉस्ट स्टेबल है या स्थिर है तो मार्जिनल कॉस्ट या MC कैसी होती है। तो देखिए जब आपका एवरेज कॉस्ट जो होता है वो स्थिर होता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है आपकी वो बढ़ रही होती है। आप ऑप्शन A यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद आप अगले पर आ जाइए कि आर्थिक विश्लेषण में सीमांत लागत की धारणा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। सभी को मालूम है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, और ये अब अगर आप रेवेन्यू पे आ जाएं, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जिस भी वर्ड के आगे मार्जिनल लग जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत पढ़ लें, ब्याज दर का सिद्धांत पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई अन्य प्रकार का दृष्टिकोण ही नहीं है, या इसका प्रतिपादन महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है, या ये संतुलन की व्याख्या में सहायक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर इन चारों विकल्प में से जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन C, कि जो मार्जिनल कॉस्ट है या सीमांत लागत है MC, इससे आप इसको व्यक्त करते हैं, तो ये संतुलन की व्याख्या में सहायक होती है। जब फर्मों का संतुलन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी को समझना है, और अगर आप इसको समझ गए और अलग अलग कंपटीशन या अलग अलग बाज़ारों में, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें सिर्फ आपको मार्जिनल कॉस्ट की ही अवधारणा को समझना है, और अब सारे के सारे जो फर्म के संतुलन हैं वो आपके टिप्स पर होंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि जब फर्म सामान्य दक्षता से अधिक उत्पादन करती है तो उसका जो औसत या एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वक्र कैसा होगा, वो नीचे की दाईं नीचे की ओर गिरेगा या तेज़ी से ऊपर उठेगा या धीरे से ऊपर बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।